नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केरलम के थिरुवल्ला पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में केरलम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार जाएगी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी केरलम आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। केरल एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए तैयार है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में ईसाई समाज की संख्या बहुत है। एक राज्य को छोड़कर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहां पिछले 50 से 60 सालों में जो काम नहीं हुआ है वो हमने करके दिखा दिया। गोवा में ईसाई समाज निर्णायक है, वहां लगातार बीजेपी एनडीए की सरकार है, वो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। केरलम में भी एनडीए की सरकार बनेगी तो केरलम विकास की नई ऊंचाइयों को पाएगा। नॉर्थ ईस्ट में ईसाई समाज की संख्या बहुत है। एक राज्य को छोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है और वहां पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो हमने करके दिखाया है। गोवा में ईसाई समाज निर्णायक है। गोवा के अंदर लगातार बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। गोवा विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केरल में भी एनडीए सरकार बनेगी तो विकास की नई ऊंचाइयों को पाएंगे। स्थानीय किसानों और फिशरमैन की हर समस्या का हम समाधान करेंगे। वहीं ईरानी कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान को लेकर कोई अड़चन नहीं है, ये कहना है पेट्रोलियम मंत्रालय का। और मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण में कहा है कि मध्य पूर्व एशिया में युद्ध की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान के बीच भारतीय रिफाइनर्स ने ईरान समेत कई स्रोतों से अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं को सिक्योर कर लिया है और ईरानी कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान को लेकर कोई अड़चन नहीं है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि भुगतान मुद्दों के कारण ईरानी कच्चे तेल को लेकर वाडिनार भारत आ रहे ऑयल टैंकर के चीन ले जाने की खबर तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारत 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। कंपनियों के पास व्यावसायिक आधार पर विभिन्न स्रोतों और भौगोलिक क्षेत्रों से तेल खरीदने की पूरी छूट है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया जिसमें ईरानी कच्चे तेल के एक कार्गो को भुगतान संबंधी दिक्कतों के कारण भारत के वाडिनार से चीन की ओर मोड़े जाने की खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो मध्य पूर्व में आपूर्ति में रुकावटों के बीच भारतीय रिफाइनरों ने अपने कच्चे तेल की ज़रूरतें पूरी कर ली हैं, जिसमें ईरान से आने वाला तेल भी शामिल है। और जैसा कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ईरानी कच्चे तेल के आयात में भुगतान को लेकर कोई रुकावट नहीं है। ये फिर से दोहराया जाता है कि आने वाले महीनों के लिए भारत की कच्चे तेल की ज़रूरतें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं ईरान में अमेरिकी पायलट के लापता होने के बाद अब अमेरिका ने हमले तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में ईरान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थिर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इस रॉकेट की जद में आकर वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड की जान चली गई। तो राहत की बात यह रही कि परमाणु संयंत्र की मुख्य इमारतों और सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक यह हमला अमेरिका और इजराइल की साझा साजिश का हिस्सा था। ईरान पर हुए इन हमलों के जवाब में लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना शहर को निशाना बनाते हुए रॉकेटों की बौछार कर दी है। संगठन का कहना है कि यह हमला सीधे तौर पर इजरायली सैन्य ठिकानों को दहला देने के लिए किया गया था। वहीं ईरान के कराज में पुल B1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए लोगों की संख्या 13 पर पहुंच गई है। हमले में कई स्थानों पर कराज के पास अजीमी क्षेत्र में पुल B1 सहित जो मध्य पूर्व में सबसे ऊंचा पुल बताया गया था, एक बड़ा बुनियादी ढांचा परियोजना का हिस्सा होने वाला पुल और जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा, वो भी नुकसान उठा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान में डबल टैप हमला किया, जिसका एक ही स्थान पर 2 बार लगातार हमला किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पहला हमला होने के लगभग 1 घंटे बाद दूसरा हमला हुआ। जब दूसरा हमला हुआ तो कई आपातकालीन कर्मचारी घायल लोगों की मदद के लिए घटनास्थल पर थे, भले ही उन कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित नागरिक माना जाता था। वहीं आम आदमी पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहना तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। उन्होंने कहा कि मुझ पर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया। एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा
सेम बातें और सेम आरोप, ये कोई संयोग नहीं है बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं झूठ को 100 बार बोला जाए तो इसे कुछ लोग मान ना ले, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने 3 गलतियां की। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए यह कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। मालदा में सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि यहां जनसभा करें और जिन लोगों के नाम कटे हैं उनसे बात करके बताएं। आप देश के गृह मंत्री हैं और आप फोन करके लोगों को निर्देश देते हैं कि मुसलमान देखते ही उनके वोट काटे जाएं, मुर्शिदाबाद में वोट काटे जाएं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट काटे गए। क्या आप इस तरह जीतेंगे? 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सबको मिलाकर 506 अफसरों को बदला गया है, जिसमें अकेले बंगाल में 485 अफसरों को बदला गया है। मैं लोगों को बोलूंगी कि इसका बदला लें, जिसका नाम कटा है वो ट्रिब्यूनल में अपील करें। वहीं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने राज्य में 4660 सहायक मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र उन स्थानों पर बनाए जाएंगे जहां किसी एक पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है। इस फैसले के साथ ही 321 मौजूदा मतदान केंद्रों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी गई है। अब राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या सहायक केंद्रों सहित बढ़कर 85,379 हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहायक मतदान केंद्र स्थापित करते समय मतदान केंद्रों पर नियमावली 2020 के पैरा 4.2.2 में दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जिन मतदान केंद्रों की लोकेशन बदली जा रही है वहां के हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। आयोग ने कहा है कि नए सहायक मतदान केंद्रों और स्थानांतरण की जानकारी संबंधित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रचारित की जाए। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप में सूचित करना जरूरी होगा। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी ने दावा किया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया। इस घटना में पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी माहौल में तनाव को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता के साथ यह घटना तब हुई जब अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसंपर्क अभियान में भाग ले रहे थे। आरोप है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अचानक अभियान में बाधा डाली और चौधरी समेत उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह हमला सुनियोजित था और टीएमसी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए विपक्षी आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है। उधर केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में एक भयानक औद्योगिक हादसा हो गया। यहाँ एक इंडस्ट्रियल इलाके में नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अनुसार हादसा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री परिसर में हुआ। नाइट्रोजन गैस से भरा सिलेंडर अचानक फट गया, जिसकी तेज आवाज आसपास के कई इलाकों में सुनाई दी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास मौजूद मशीनरी और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। तो मौके पर मौजूद मजदूरों में से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विस्फोट की चपेट में आने वाले अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट के बाद पूरे इलाके में धुआं और धूल का गुब्बारा देखने को मिला। आसपास काम कर रहे अन्य मजदूर दहशत में भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर फायरिंग करवाई है। फायरिंग की यह घटना एक कार शोरूम में हुई है। लॉरेंस गैंग से जुड़े
मन्ना ब्रैम्पटन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फायरिंग का दावा किया है। फायरिंग की यह घटना तब हुई है जब कनाडा में हाल ही में ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले हफ्ते ही कनाडा में 24 घंटे के अंदर गोलीबारी की 2 घटनाएं सामने आई थी। ये गोलीबारी भी कथित तौर पर लॉरेंस गैंग ने कराई थी। कार शोरूम के मालिक पर दुश्मनों का साथ देने का आरोप लगा है। लॉरेंस गैंग से जुड़े मन्ना ब्रैम्पटन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है और वीडियो भी जारी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कनाडा के ब्रैम्पटन में मिसिसागा में स्थित ऑटो विला कार सेल्स पर फायरिंग की बात कही गई है। कनाडा में गोलीबारी की ज़्यादातर घटनाओं की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।